तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 372 में आपका स्वागत है। तो जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वानी और सांगटियन में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे सांगटियन फाइनली कहते हैं कि मैं एडमिट करता हूँ अपनी हार्ट को, क्योंकि वो जान चुका था कि यहाँ पे वानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने उसके सबसे पावरफुल अटैक माउंटेन अटैक को भी एक पत्थर में सप्रेस कर दिया होता है, जिसके कारण वो और भी हैरान हो जाते हैं। बताया जाता है कि वो ये जान चुका था कि उसकी जो करंट पावर है वो एंसेंसी एम्पर से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो यहाँ पे कहता है कि मैम तुम्हें यहाँ पे अपने एंसेंसी गार्डियन के मुताबिक रहने के कारण मैं तुम्हें प्रिंस जीडू को अगले 100 सालों में एम्पर बनाने की घोषणा करता हूँ। जिसको देखकर प्रिंस जीडू को मानी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ड्रीम थी एम्पर बनने की वो पूरी हो चुकी होती है। वो हेसिटेट तो करता है और वहाँ पे सांगटियन और अपने फादर को भी थैंक नहीं बोलता, बल्कि वो वहाँ पे झुककर वान के सामने ही झुक जाता है, सांगटियन के सामने ही, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी पावरफुल मेंबर्स एनसेंसी के मौजूद होते हैं, और वो उन सबके सामने झुक कर के आता है। गॉड फादर आपकी शुक्रिया के लिए, मतलब आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब दिखाया जाता है कि जैसे वो वान के सामने झुकता है, जितने भी बंदे होते हैं मौजूद वो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि एंशिएंट क्लैन में जिसके पास भी इंपीरियर पावर होती है उसे सुप्रीम कहा जाता है। और प्रिंस जीडू जो कि अगले 100 साल में एम्पायर बनने वाले हैं, उसे अपने किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जिसको देखकर वहां पे जो मिडिल एज बंदा होता है, जो कि एंसेंसी एम्परस के बगल में खड़ा होता है, जो कि क्राउन प्रिंस होता है, वो कहता है कि जीडू आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परस किसी के सामने नहीं झुकते। और वो कहता है जीडू तुम एक प्रिंस हो, आखिरकार तुम किसी को ऐसे रैंडमली गॉड फादर कैसे कह सकते हो, तुम फ्यूचर के एंसेंसी एम्पर हो, आखिरकार तुम किसी के सामने कैसे झुक सकते हो। वहाँ पर सब लोग इसी कंफ्यूजन में होते हैं, लेकिन वालिन जीडू की तरफ ही देख रहा होता है। वहाँ पे जीडू उन सब की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देता, बल्कि वो वहाँ पे झुका हुआ रहता है, नील किए होता है वालिन पे, जहाँ पे वो बता रहा होता है, वालिन को ये कहना चाह रहा होता है कि गॉड फादर मैंने जो आपसे वादा किया था वो मेरा सही है, वो पूरा है, मैं आपके सामने हमेशा निभाऊंगा। जहाँ पे ये देखकर वालिन को भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि वो अपने सारे लोगों के सामने ऐसा बिहेव करेगा। जहाँ पे हमें वालिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है। वो क्या होता है, जीडू मैं तुम्हें अपना एडॉप्टेड सन कहलाने में एक्सेप्ट करता हूँ। जिसको देखकर जीडू बहुत ही लंबी सांसें भरता है। जहाँ पे वाली को उसे लगा था कि पहले वाली उसे अपना एडॉप्टेड सन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अभी वो फाइनली मान चुका होता है। जहाँ पे वो फिर से उनके सामने झुकता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी बंदों को, जो कि जिनके चेहरे उड़े हुए थे, कि वो सब हैरान हो चुके थे कि जीडू जो कि नेक्स्ट एम्पर बनने वाला है वो अभी तक झुका हुआ है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन को, जो कि उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे एंशिएंट सी की तरफ से वांग लॉर्ड वांग से कह सकता हूँ कि क्या आप यहाँ पे रह सकते हो, मेरी अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बताना, मैं सेटिस्फाइड करूंगा, यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने के लिए। इसके साथ सांगटियन भी स्माइल करते हुए वानी से कहते कि हाँ अगर ब्रदर वानी को कहीं भी जाना है तो वो वहाँ से जा सकता है, लेकिन अभी के फिलहाल आपको यहीं रहना होगा, ताकि आप हमारे जीडू को नेक्स्ट 100 सालों में एम्पर बनता हुआ देख सको। अब यहाँ पे हमें ऐसे ही दिखाया जाता है कि पहले तो वो सब हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वन किस खेत की मूली है। उन्हें ऑफेंड किया जाता है, बंदे को छोड़ता नहीं। और जबकि यहाँ पे उसने एम्प्रेस के घर में घुस के मारा, गुडा ने भी कुछ नहीं बोला, तो ऐसे बंदे के साथ होना उन सब के लिए एक गर्व की बात होती है। वो जान जाते हैं कि ये जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी इन्हीं सब के बारे में बात करने लगते हैं, और हमें एंसेस्ट्रल टेम्पल के बारे में बताया जाता है कि पूरे के पूरे एंशिएंट क्लैन में हम 3 एंसेस्ट्रल टेम्पल्स मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही एंटर कर सकते हैं। कह सकते हो तो वो रॉयल फैमिलीज के ही बनाई गई होती है, जो कि असल में कल्टिवेशन चैम्बर्स की तरह होती है, जहाँ पे आपको 3 ट्रायल्स देने पड़ते हैं, जिसमें कि आपके सोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जीडू उन सब से कहता है कि हमारे जो गॉड फादर है वो उसी एंशिएंट टेम्पल के अंदर जाना चाहते हैं। तो वो सब बंदे भी इसके लिए मान जाते हैं, मना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिन को ऑफेंड भी नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ वहाँ पे उसी टेम्पल के बाहर आ जाते हैं, और अभी वो इंपीरियल सिटी ऑफ एंशिएंट सी के बाहर उसी सेंटर मौजूद होते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं, और वो सामने एक एंशिएंट स्टैचूज की तरफ देखने लगते हैं। उस स्टैचू में भी एंशिएंट डॉ की पावर निकल रही होती है। कह सकते हो तो उस
स्टैचू में ऐसा लगा था जैसे कि उसमें जान आई हुई है। वो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। वार्न पूछता है कि आखिरकार इस एंशिएंट एंसेस्टर स्टैचू को किसने बनाया है। तो वहां पे हमें दिखाया जाता है कि वॉनली सोंगटियन और साथ में जीडू भी होता है, जहाँ पे सोंगटियन कहता है कि इसे ग्रैंड एम्परर गुडाओ ने बनाया है, जहाँ पे उन्होंने बहुत पहले 3 बड़े माउंटेन्स को किसी अननोन पैलेस से लाया होता है और खुद से इसको कार्व किया होता है ताकि वो इस 3 इंपीरियल सिटीज में रख सके। जहाँ पे वो ये भी बताते कि अभी तक भी गुडाओ ने किसी को नहीं देखा, मतलब गुडाओ के चेहरे को किसी ने नहीं देखा कि आखिर उसका रियल फेस कौन सा है और क्या है। वार्निंग सोंगटियन उसके सामने ही खड़े होता है, वेट कर रहे होता है। फाइन दिखाया जाता है इंपीरियल पैलेस की तरफ, जहाँ पे तभी उसी एंशिएंट एंसेस्टर स्टैचू से डार्क होल्स खुलने लगते हैं, जहाँ पे असल में वो उस गेट की ओपनिंग दर्शा रही होती, जहाँ पे सोंगटियन वार्निंग से कहता है कि ब्रदर एंचेस्टर टेम्पल खुल चुका है, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए तुम जा सकते हो। जिसके बाद वार्निंग उसी खुलते हुए डोर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो उसके अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकता है। और अभी के फिलहाल उसे सोल ब्लड की जरूरत होती ताकि वो ली मुआन के जो पावर्स होती है, मतलब कह सकते हो ली मुआन के सोल को स्ट्रॉन्ग बना सके ताकि वो रीइंकार्नेशन चैनल को सह सके। और यहाँ पे सोल ब्लड को पाने का एक ही रास्ता है, एंचेस्टर टेम्पल में जाके वहां से कल्टीवेट करना, अपने आप को प्रूव करना कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं सोल ब्लड को ले सकूं। वाइल्ड के पास 1 सोल ब्लड होती है लेकिन उसको यूज कर लेता है, लेकिन अभी भी वाइल्ड को 2 सोल ब्लड और चाहिए होते हैं जो कि वहां से मिल सकते हैं, इसलिए वो इस जगह पे आया होता है। कह सकते हो ये कल्टीवेट करके आपको स्ट्रॉन्गर नहीं बनाता बल्कि आपको सोल ब्लड दे देता है और आपके सोल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिसके साथ वो उसी एंचेस्टर टेम्पल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद भी वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा लाइट बढ़ता है, वहाँ पे सोंगटियन में निकल पड़ता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे का ऑरा अलग ही होता है। बताया जाता है कि असल में यहाँ पे एक अलग ही चीज़ मौजूद होती है जो कि मिस्टीरियस पावर्स होती है, जिसकी वजह से आप अपने सोल को इस हद तक मैनिपुलेट करके अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। इसके साथ क्राउन प्रिंस वहाँ पे और भी गार्ड्स को भेज देते हैं ताकि कोई आकर वहां पे वाली की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब न कर सके। इसके साथ दिखाया जाता है कि उसमें वो एंटर कर देता है। लगभग 5 साल बीत चुका होता है, अभी के फिलहाल काफी ज्यादा टाइम बीत चुका होता है, 15 साल और बीत जाता है, फिर से 30 साल और बीत चुका होता है उसी एंशिएंट टेम्पल में वांगलिन को जाए हुए। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहां पे और भी 17 साल बाकी थे, मतलब 70 साल अभी प्रिंस बनने में, उसको एम्परर बनने में बाकी होते हैं। सारी चीजें अपने अपना रहा होता है, हर दिन वो जाकर अपने एंचेस्टर टेम्पल के सामने वार्निंग का इंतजार करता है, उसके सामने झुकता है, उसको ग्रीट करता है। उसकी आदतें बन चुकी होती हैं क्योंकि उसको नहीं पता होता कि आखिरकार वो किस दफा अगले कौन से दिन होगी कि वो अपने गॉडफादर को फिर से देख पाएगा। वहां पे प्रोटेक्शन भी बढ़ाता था कि वो कोई भी डिस्टर्ब न कर सके। टाइम पास होने लगता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर और भी टाइम बीत चुका होता है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहां पर और भी टाइम पास होने लगता है, लगभग 20 ईयर्स पास हो जाते हैं। ये वार्निंग का पहला दफा था जबकि वो एंचेस्टर टेम्पल में एंटर किया होता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि और भी टाइम पास होने लगती है, जहाँ पे ऐसे ही सारी चीजें तैयारियां चल रही होती है, कह सकते हो तो एम्परर बनने की तैयारियां हो रही होती हैं। जिसके साथ जीडू को दिखाया जाता है जो कि असल में सोंगयू के साथ मैरिज करने के लिए तैयार हो चुका होता है और वहाँ पे हमें सोंगयू को दिखाया जाता है ये कोई और लेडी है, कोई और मत समझ लेना, जो कि असल में दूसरे ब्लड लाइन की होती है, जो कि ये डिसेंडेंट होती है, जिससे कि अभी अपना जीडू मैरिज करने वाला है। मैरिज को मैं शॉर्ट में ले जाता हूँ, कंप्लीटली शादी हो गई, खेल खत्म। यहाँ पे कुछ वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई होती हैं, जहाँ पे टाइम बीतने लगता है और दिखाया जाता है लगभग 50 साल और बीत चुके होते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी भी वो फॉलो कर रहा होता है, जिसके साथ ऐसे ही सारी चीज़ें चलने लगती है। जिसके साथ हमें वार्निंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी एंचेस्टर टेम्पल में बैठा हुआ होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो डिके होना शुरू हो चुकी होती है, कह सकते हो कि अभी वो जिंदा लाश बन चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी स्टार्स वाली चमक मौजूद होती है। जहाँ पे अभी का फिलहाल वो ये जानता था कि उसे थर्ड ट्रायल को पास करना है और यहाँ पे हमें ट्रायल्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे
यहाँ पे असल में 3 ट्रायल्स और 7 कैलेमिटीज मौजूद होते हैं, जहाँ पे उसे इन सब को पास करना है। जहाँ पे फर्स्ट कैलेमिटी थर्ड ट्रायल का एंसेंट रेस हेवनली ब्लड होता है, सेकंड कैलेमिटी थर्ड ट्रायल का एंसेंट डाउट थ्री सोल स्पिरिट होती है। जहाँ पे लास्ट एक थर्ड कैलेमिटी होती है जो कि एंसेंट एंचेस्टर की ब्लेसिंग को दर्शाता है, जिसको अगर वो पूरा कर दे तो उसे क्या सकता हो सोल ब्लड मिल सकती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वानी इसको कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है और उसके मन में भी कई सारे आवाज गूंज रहे होते हैं, जहाँ पे क्या सकता हो कि एक इल्यूजन की तरह था, जहाँ पे उसको उठाने की कोशिश की जाती थी, जो कहता है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है, अगर तुम्हें स्काई को कोलैप्स करना है कहोगे तो कोलैप्स हो जाएगी, अर्थ को तोड़ना है तो टूट जाएगी, कोई भी बंदा मरता नहीं, उसके सोल हमेशा अमर रहती है। ऐसी बकवास सारी बातें होने लगती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो सारी चीजें चलने लगती है, उसके मन में वही 9 सॉन्ग्स 3 साइंस अपीयर होने लगते हैं और वानी अभी एंचेस्टर टेम्पल्स में एक जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ होता है और अभी कल्टीवेट किए होता है। अब यहाँ पे ये आवाज लगभग उसके 50 सालों से आ रही होती है, क्योंकि 50 साल बीत चुके होते हैं। शुरुआत में तो सिर्फ हल्की सी आवाज थी, लेकिन टाइम बीतता गया तो वहां पे और भी वो पावरफुल आवाज आती गई, लेकिन वो अभी तक उसको सह रहा होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपने कल्टीवेशन को जारी रखता है। हमें एंशिएंट क्लैन थर्ड ट्रायल्स के बारे में बताया गया, जिसकी हमने जान लिया, तो इसको फिर से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि 50 सालों में वालिन वहाँ पे बिना हिले डुले ऐसे ही बैठा होता है। इसको वहाँ पे दिखाया जाता है एंशिएंट वालिन को जो फाइनली क्या आता है एंशिएंट डाओ 3 सोल स्पिरिट, मतलब कि वो अपने फाइनली यहाँ पे एंशिएंट डाओ 3 सोल स्पिरिट्स को यूज करने वाला है, जिससे कि वो अपने स्पिरिट अपने सोल को पावरफुल बना सकता है। और इसमें समझ लो कि अपने सोल को टुकड़ों में बांटना पड़ता है, और टुकड़ों में सोल को बांटा जाए तो आपको तो पता ही है कि इसमें कितना ज्यादा दर्द होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पे आपकी हर एक फ्यूजन में सोल ओरिजिन सोल स्ट्रांग होगी, साथ में आपकी बॉडी स्ट्रांग तो होगी, लेकिन कह सकते हो अपग्रेड ब्रेक थ्रू नहीं होगी, स्ट्रांग बनाने के लिए होती है। यहाँ पे पेन इतनी ज्यादा होती है कि कोई नॉर्मल बंदा इसको सह भी नहीं सकता है। अगर ज्यादा देर तक वो वेट किया तो वो मारा भी जाता है। अब यहाँ पे वान की आंखें चमक उठती है और कहता है कि एंशिएंट डाओ 3 सोल स्पिरिट्स में किसी भी वक्त इसमें फ्यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो तैयार हो जाता है इस चीज को करने में, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज थे, 3 फेस होते हैं। पहले को आसानी से कोई पास कर सकता है, दूसरे को बहुत ही मुश्किल से, अगर तीसरा किया जाए तो तीसरा में बहुत लोग मारे भी जाते हैं। इसलिए कई सारे बंदे यहाँ पे तीसरे को तो टोटली नेग्लेक्ट करना ही समझते हैं, क्योंकि ये असल में लाइफ की गैम्बलिंग होती है, इसमें आप मारे भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मारे ही गए तो इतने सारे कल्टीवेशन करने का क्या ही फायदा। अब यहाँ पे सिर्फ काउंटलेस ईयर्स में एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड एम्परर होता है, जो कोई गुडाओ होता है, जिससे कि असल में थर्ड टेस्ट को पास कर दिया होता है। पता नहीं कैसे, क्योंकि सिर्फ वो अकेला बंदा था जिसको पास किया गया था। यहाँ पे वो इसके बारे में सोचता है कि क्या पता मैं भी थर्ड ट्रायल को पास कर पाऊंगा, लेकिन वो इन सब के बारे में नहीं सोचता है। मतलब वो फाइनली वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो कल्टीवेशन स्टार्ट करता है उसकी सांसें और गहरी हो जाती हैं, उसकी बॉडी कह सकते हो खराब कह सकते हो ट्रेम्बल करने लगती है, टूटने लगती है, उसकी ब्लड भी बॉयल करना शुरू हो जाती है। फाइनली वो शुरू हो गया था 50 सालों के बाद उसी सोल ब्लड को ऑब्टेन करने की रास्तों में, ताकि वो अपने लीमुआन की बॉडी को इमोरियल गॉड वेलम में अंदर बहुत ही सेफली ले जा सके। लेकिन ये अभी बिगनिंग होता है, वहाँ पे अपने इस चीज को शुरुआत करके एंड्योर करना शुरू कर देता है। बताया जाता है कि अगर इस 3 टेस्ट को पास करना है तो यहाँ पे असल में 18 मतलब हर एक टेस्ट में समझा तो आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो टोटल में 3 टेस्ट मौजूद है, जहाँ पे 1 2 3 स्टेज कह सकते हो। और पहला स्टेज जब भी अपीयर होता है तो वहाँ पे 9 हेलोज कह सकते हो कि 9 बल्ब जैसे कुछ अपीयर हो जाते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि बाहर के बंदे भी इसको देख सकते हैं कि अभी के फिलहाल कौन सा बंदा किस लेवल में है। जब भी यहाँ पे सेकंड स्टेज आता है तो वहाँ पे टोटल 18 हॉलोज कह सकते हो बल्ब्स टाइप के वो जलना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि वो सेकंड लेवल में आ चुका है, उसको अभी कंप्लीट उसके प्रोसेस में अभी चल रहा है। यहाँ पे थर्ड स्टेज आता है, टोटल में 27 मतलब 9 13 27 ऐसे ही आती है। जहाँ पे कोई भी बंदा थर्ड स्टेज में आता है तो ये एक 20
7 हेलोस को क्रिएट कर देता है। और ये कहा जा सकता है कि इसमें एक टाइम लिमिट भी होती है। अगर आप इतने टाइम लिमिट में कंप्लीट न कर पाए तो हेलोस धीरे धीरे गायब होने लगती है। आपकी सोल कह सकते हो अलग ही जगह चली जाएगी और आप मारे भी जा सकते हो। यहाँ पे थर्ड ट्रायल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपने देखा इसे सिर्फ एक ही बंदे ने आज तक पास किया होता है, वो कोई और नहीं गू डाउन है। और यहाँ पे फाइनली वालिन अपने फर्स्ट स्टेज को शुरू कर देता है। इसी के साथ वहाँ पे 9 हेलोस अपीयर हो जाते हैं, जो कि असल में उसे थर्ड ट्रायल्स के फर्स्ट कैलेमिटी को दिखा रहा होता है, जिसको कि वो भी कंटिन्यू करने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तब तक बाय।